नमस्कार, मैं उज्जवल सोनकर और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग की पॉलिटिकल साइंस की तीसरी क्लास है। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्लास हम लोगों ने प्रस्तावना को पढ़ी थी। दूसरी क्लास में हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा था, जिसमें भाग 1 आप लोग का संघराज क्षेत्र था और भाग 2 आप लोग की नागरिकता थी, जो कि 5 से लेकर 11 तक थी। यह क्लास आप लोग को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की पढ़ाई जा रही है। इसमें आप लोग का RO, यूपी PCS, RO, SSC, CGL और यूपी पुलिस, UPSI और जितने भी प्रकार की स्टेट एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार है, जो कि भाग 3 में उल्लिखित है और 12 से लेकर 35 तक है। तो मूल अधिकार आपके भाग 3 में उल्लिखित है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल प्रकृति के अधिकार हैं, जो मनुष्य के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए न केवल आवश्यक होते हैं बल्कि अपरिहार्य भी होते हैं। अपरिहार्य से यहाँ मतलब होता है कि इन अधिकारों को रोका नहीं जा सकता। अगर इनको रोका गया तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। अधिकारों को निम्न वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है, जिसमें पहला आप लोग का आ जाता है मानव अधिकार, दूसरा संवैधानिक अधिकार है, तीसरा आप लोग का मूल अधिकार है, चौथा सांविधिक अधिकार है और पांचवा आप लोग का कानूनी अधिकार है। अधिकारों को इस प्रकार से 5 प्रकार के भागों में बांटकर देखा जा सकता है। इनको विस्तार पूर्वक आइए अगले स्लाइड में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मानव अधिकार जो होते हैं ये प्रकृति द्वारा मनुष्य को उपलब्ध अधिकार है, जो मनुष्य के जीवन, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समता इत्यादि से संबंधित होता है। मानव अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। ये अधिकार मनुष्य के जीवन, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और समता इत्यादि से संबंधित होती है। इसके बाद आप लोग का आ जाता है संवैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार अर्थात जो हमारे संविधान में उल्लिखित अधिकार हैं या संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, उन्हें हम लोग संवैधानिक अधिकार कहते हैं। यह आप लोग का भाग 3 को छोड़कर बाकी जो अधिकार आप लोग को संविधान में दिए गए हैं वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये आपका भाग 3 है। भाग तीन इसलिए क्योंकि भाग 3 में आप लोग का मौलिक अधिकार दिया गया है, जो संवैधानिक है किंतु वो मौलिक अधिकार है, तो उसको अलग श्रेणी में रखा गया है। मूल अधिकार आप लोग का तीसरा जो भाग 3 में दिया गया है, ये आप लोग का भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चौथा आप लोग का आ जाता है सांविधिक अधिकार। सांविधिक अधिकार अर्थात स्टैट्यूटरी राइट। ये विधायिका या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार हैं, जैसे सूचना का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार इत्यादि। सांविधिक अधिकार आप लोग को जो कानून बनाकर, हमारी संसद द्वारा जो कानून बनाकर हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको सांविधिक अधिकार कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका जैसे 2005 का आप लोग का अधिनियम है सूचना का अधिकार, और आप लोग का उपभोक्ता अधिकार है, ये आप लोग के सांविधिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद आप लोग का आ जाता है कानूनी या विधिक अधिकार, लीगल राइट। यह सामान्य कानून के अंतर्गत दिए गए अधिकार हैं। यह सामान्य कानून मतलब जो हमारी कानून व्यवस्था उसके अंतर्गत ये दिए जाते हैं। इसमें आप लोग का आ जाता है वोट देने का अधिकार, यह एक कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार का स्रोत, भारत में मूल अधिकार की संकल्पना अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ली गई है, और अमेरिका का बिल ऑफ राइट जो है वो आपके ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से ग्रहण किया गया है। अर्थात इसका मतलब यह है कि हमारा जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट से उधार लिया गया है, और जो अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स है वो ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 4 वर्गों में बांटकर पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला आप लोग का आ जाता है राज्य की परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 13 आप लोगों का इसकी विधियां बताई गई हैं। इसके बाद दूसरा आप लोग का मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक का है। तीसरा आप लोग का मूल अधिकारों का अपवाद को हम पढ़ेंगे, जो है आप लोग का अनुच्छेद 31 से 31B, 31C, 33, 34 और आपके राष्ट्रीय आपात के समय जो मूल अधिकारों को रोक दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। चौथा आप लोग का मूल अधिकारों का ये प्रवर्तन है, जो कि अनुच्छेद 35 में दिया गया है। राज्य की परिभाषा जो आप लोग का पहला भाग है, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में आप लोगों को राज्य की परिभाषाओं को बताया गया है कि राज्य या मूल अधिकारों का प्रयोग हम किन लोगों के खिलाफ कर सकते हैं। इसमें पहला आप लोग का आ जाता है भारत सरकार एवं संसद, दूसरा राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल है,
तीसरा आप लोगों का सभी जितने स्थानीय प्राधिकरण है वो आ जाते हैं। चौथा आप लोग का सभी मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होंगे, अर्थात ये जो सभी मूल अधिकार हैं, ये जो आप लोग की राज्य की परिभाषा बताई गई है, इन्हीं के खिलाफ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत न्यायपालिका सम्मिलित नहीं है, अर्थात मूल अधिकारों का प्रयोग आप न्यायपालिका के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 आप लोग का मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। इसमें यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है या उनको अल्पीकरण करने वाली कोई विधि बनाई जाती है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है या किस प्रकार उन्हें रोका जा सकता है, इसको बताया गया है। इस अनुच्छेद में आप लोग का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। इसके द्वारा आप लोगों के मूल अधिकारों का संरक्षण होता है। यह अनुच्छेद कहता है कि कोई भी कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, प्रथा जो संविधान के लागू होने से पहले से अस्तित्व में हो या बाद में बनाया गया हो, यदि वो संविधान के लागू होने से पहले भी अस्तित्व में हो या कोई कानून संसद द्वारा बनाया गया हो, तो वह भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से किसी भी प्रकार से विरोधाभास या असंगत पाया जाता है या उनका हनन करते हुए पाए जाते हैं, तो वो ऐसे कानून उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हो। इसका मतलब ये है कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि कोई कानून ऐसे बनाए जाते हैं जो उनका असंगत या उनका अल्पीकरण करते हुए पाए जाते हैं, तो वो उस मात्रा तक शून्य होंगे जहां तक वे उससे असंगत पाए जाते हैं। अनुच्छेद 13(1) यदि संविधान लागू होने के पहले का कोई कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध हो तो वह शून्य घोषित नहीं किया जाता है, बल्कि वह कानून बना रहता है लेकिन लागू नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि यदि कोई कानून जो कि बनाया गया है परंतु मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो वह शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। कि अगर संविधान के पहले का कोई कानून बनाया गया है तो उसको शून्य घोषित न करके केवल आप लोगों का जो है लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात संविधान में तो बना रहेगा लेकिन लागू नहीं रहेगा। तो होता यूं है कि जैसे आप लोगों का मूल अधिकार हो गया, तो मूल अधिकारों का उल्लंघन या मतलब उनका अल्पीकरण करने के कारण उनको वहां से रोका जाता है कि अभी इनको लागू नहीं किया जाएगा, किंतु ये संविधान में बने रहते हैं क्योंकि उस पर मूल अधिकारों की छाया आ जाती है। यदि भविष्य में संशोधन के माध्यम से ऐसी छाया हटा ली जाए तो कानून का वह भाग पुनः जीवित हो जाता है। यदि भविष्य में ऐसा कोई संशोधन होता है जिसके तहत अल्पीकरण या मतलब जो भी विधियां हैं उनको खत्म किया जाता है, तो जो आप लोगों का कानून है जिसको आप लोग को रोका गया है, लागू नहीं किया गया है, उसको पुनः जीवित या पुनः लागू कर दिया जाएगा। अगला आ जाता है आप लोगों का मूल अधिकारों का वर्गीकरण। तो मूल अधिकारों का वर्गीकरण हमारे मूल संविधान में मुख्यतः 7 प्रकार से मतलब 7 भागों में किया गया था, किंतु आप वर्तमान समय में इसको 6 मौलिक अधिकार है। आप लोगों का जो 7वां मौलिक अधिकार है जो कि था आप लोग का 31 में उल्लिखित था संपत्ति का अधिकार। इसको ये जो है आप लोग का 19(1)(f) जिसका संबंध संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से था, किंतु वह भूमि सुधारों में बाधक बनने लगा था। आप लोग का यह अधिकार जो भूमि सुधार हुए थे हमारे यहाँ उसमें बाधक बन रहा था। यह जो किसानों की भूमि या जमींदारों की भूमि थी वो लोग अपनी भूमि को देना नहीं चाहते थे, तो फिर यदि सरकार जबरदस्ती ले रही थी तो वो लोग सीधा कोर्ट में, जैसा कि इसमें उल्लेख है कि आप 226 और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो जिस कारण ये भूमि सुधार में बाधक बन रहे थे। अतः प्रथम संविधान संशोधन किया गया आप लोग का और इसको सीमित कर दिया गया और अंततः 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में इस संविधान को आप लोगों का यह संविधान के 301 में वर्णित है और मूल अधिकार न रह करके इसको केवल संवैधानिक अधिकार की मान्यता दे दी गई है, जिस कारण संपत्ति का अधिकार आप लोगों का संवैधानिक अधिकार तो है किंतु मौलिक अधिकार नहीं है। तो अधिकारों को मुख्यतः 6 श्रेणियों में बांट कर देखा जा सकता है, जिसमें पहला आप लोग का समता का अधिकार है, यह आपका 14 से लेकर 18 तक आ जाता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, आप लोग का 19 से लेकर 22 तक का है। तीसरा आप लोगों का शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह आप लोग का अनुच्छेद 23 और 24 है। चौथा अधिकार आप लोग का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आप लोगों का 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आप लोग का संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि 29 और 30 है। छठवां आप लोग का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आप लोग का अनुच्छेद 32 है। इसको हमारे अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसको, जो कि संविधान निर्माता है आता है, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है।
मूलतः हमारे संविधान में प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है, किंतु हमारे संविधान की आत्मा अम्बेडकर जी द्वारा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आप लोग का पहला अधिकार है। ये आप लोग का आ जाता है 14 से लेकर के 18 तक का। इसमें पहला आप लोग का जो है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। यह अनुच्छेद 2 प्रकार की समता का वर्णन करता है, जिसमें आप लोग का पहला आ जाता है विधि के समक्ष समता, अर्थात विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे। और दूसरा आ जाता है विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, विधियों का समान संरक्षण। इसका अर्थ यह है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, किंतु यदि परिस्थितियां भिन्न होती हैं तो व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि आप लोग की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं तो उस स्थिति में व्यवहार को बदला जा सकता है या भिन्न भिन्न व्यवहार किए जा सकते हैं। किंतु यदि परिस्थितियां फिर पुनः सामान्य हो जाती हैं, आप लोग की पुनः परिस्थितियां अगर सामान्य हो गई तो जैसा पहले व्यवहार किया जाता था उसी प्रकार से फिर किया जाएगा। अनुच्छेद 15 आप लोगों का धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसमें राज्य देश के नागरिकों के साथ उपयुक्त आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उपरोक्त आधारों पर निम्नलिखित स्थानों का प्रयोग करने के लिए कोई शर्त, दायित्व, निर्बंधन नहीं है। आप लोगों को निम्न जगहों पे जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं। किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का उपयुक्त में से इन सभी आधारों पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिसमें पहला आप लोग का दुकान, होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, इन स्थानों पर जाने के लिए आपके साथ कोई भी रोक टोक या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सड़क, स्नानागार, तालाब, कुआं, सार्वजनिक समागम के स्थान जो राज्य के अधीन आते हैं या लोक उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, उनके भी प्रयोग के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 आप लोगों का लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। इसमें सभी नागरिकों के सरकारी नीतियों में अवसर की समता प्राप्त होगी, अर्थात सभी नागरिकों को जो आपकी सरकारी नीतियां बनाई जाएंगी उसको सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उद्भव और निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात नियोजन के लिए सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के पक्ष में आरक्षण दे सकता है। हमारा राज्य जो है अगर वो चाहे तो फिर हमारे जो पिछड़े हुए नागरिक है या जो निम्न तबके के व्यक्ति हैं या नागरिक हैं उनको आरक्षण दे सकता है। यदि सरकारी नीतियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उनको आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 17 आप लोगों का अस्पृश्यता का अंत है। इसके तहत संविधान इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत करता है और अस्पृश्यता के किसी भी व्यवहार को अपराध घोषित करता है, अर्थात अस्पृश्यता का कोई भी व्यवहार अपराध माना जाएगा। इसके अंतर्गत आपका ये आ जाता है कि अस्पृश्यता का आशय जन्म, मृत्यु, बीमारी इत्यादि के आधार पर यदि लोगों से छुआछूत का बर्ताव किया जाता है या छुआछूत का व्यवहार किया जाता है तो उसको अस्पृश्यता का अंत या अनुच्छेद 17 के तहत अपराध माना जाएगा। संसद ने इसके लिए आप लोगों का अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 निर्मित किया था। इसके बाद आप लोग का अनुच्छेद 18 आ जाता है जो कि है उपाधियों का अंत। इसमें आपका 18(1) आ जाता है कि राज्य सेना, शिक्षा को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। राज्य को केवल राज्य को सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि देने का अधिकार है, उसके अलावा वो अन्य किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दे सकता है। 18(2) आप लोग का है भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 18(3) जो भारत का नागरिक नहीं है, अर्थात जो भारत का नागरिक नहीं है किंतु राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, उसको विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात जो भारत का नागरिक नहीं है किंतु यदि भारत में उसको कोई भी लाभ का पद या सरकार में किसी पद पर है तो वो बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी अन्य राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। फिर आ जाता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 19 वाक एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में आप लोगों को वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, केवल भारत के जो मूल नागरिक है यह स्वतंत्रता केवल उन्हीं को प्राप्त है। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19(1) जो कि आपका स्वतंत्र संपत्ति की स्वतंत्रता थी, इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः वर्तमान में केवल 6 स्वतंत्रताएं हैं। आपका संपत्ति का अधिकार, और मैं पीछे बता चुका हूं कि संपत्ति के अधिकार को आप लोग को भूमि सुधार के कारण इसको हमारे मौलिक अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत डाल दिया गया है। ये स्वतंत्रता अत्यांतिक नहीं है, इनके साथ युक्त निर्बंधन लागू हैं, अर्थात इनका अति नहीं है, इनके साथ निर्बंधन लगाए गए हैं, जिसका उल्लेख आप लोग का अनुच्छेद 19(2) में दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि निम्नलिखित है। आप लोगों का अनुच्छेद 19(1) वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी में आप लोगों को मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। अनुच्छेद 19(1)(b) में आप लोग का शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, अर्थात आप शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठे हो सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(c) में आप लोग का संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है, अर्थात इसके तहत आप समितियां बना सकते हैं या अपना संघ बना सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(d) भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, इसके तहत आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(e) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, इसके तहत आप लोगों को निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप पूरे भारत में कहीं भी जाकर जमीन ले सकते हैं या निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g) कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार की स्वतंत्रता है, इसके तहत आप लोग कोई भी आजीविका, व्यापार या कोई भी कारोबार अपना सकते हैं। अनुच्छेद 20 आप लोग को अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसमें यह अधिकार उन व्यक्तियों को उपलब्ध है जिन पर कोई अपराध या आरोप लगाया गया हो, किंतु न्यायालय ने उन्हें अभी दोषी सिद्ध नहीं किया हो, अर्थात उनके विरुद्ध अपराध तो दायर किए गए हैं किंतु अभी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी सिद्ध नहीं किया गया है। इसके निम्न 3 प्रावधान है, जिसमें आप लोग का अनुच्छेद 20(1) है, इसके अंतर्गत कार्योत्तर विधि से संरक्षण है। 20(2) जिसमें आप लोग का दोहरे दंड से संरक्षण है, और 20(3) इसमें आत्म अभिशंसा से संरक्षण है। 20(1) जो कार्योत्तर विधि से संरक्षण है, उसमें यह बताया गया है कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को उस समय अपराध करते समय, अर्थात जिस व्यक्ति द्वारा जिस समय अपराध किया गया है, प्रचलित दंड दिया जाएगा, अर्थात उस समय जो भी दंड लागू हो हमारे संविधान में, उसके अनुसार आईपीसी में हमारा जो भी दंड का उल्लेख हो वही दंड दिया जाएगा, उसके अलावा कोई और दंड नहीं दिया जाएगा। यदि भविष्य में दंड की मात्रा बढ़ा दी जाए तो यह पहले किए जा चुके अपराध पर लागू नहीं होगा, अर्थात यदि व्यक्ति द्वारा भूतकाल या पहले अगर कोई अपराध किया गया है और भविष्य में अगर उसके अपराध की प्रकृति में कोई वृद्धि की जाती है तो उसको वह अपराध नहीं दिया जाएगा, बल्कि समय लागू कानून के तहत उसको दंड दिया जाएगा। यह केवल फौजदारी मामलों पर लागू होगा, दीवानी मामलों पर नहीं। यह केवल आप लोग का फौजदारी मामलों के लिए है, दीवानी मामलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। अर्थात आपराधिक कानून भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखते हैं, किंतु आपके जो सिविल कानून है वो रखते हैं। सिविल कानूनों में यदि कोई परिवर्तन किया गया है तो वो लागू हो जाता है। अनुच्छेद 20(2) आप लोग का आ जाता है दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेपॉर्डी है आप लोगों का, जो है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। इसमें यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई एक अपराध किया गया है और उसको उसी अपराध के लिए 2 दंड दिया जाए तो इसका सरासर निषेध किया गया है और उस व्यक्ति को केवल एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशंसा से संरक्षण है।
इसके तहत किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 ये आप लोग को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित तभी किया जाएगा जब यह प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित की हो। यह अनुच्छेद भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वह नागरिक हो या ना हो। अर्थात यह जो अनुच्छेद है आप लोगों का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों या अन्य नागरिकों को भी प्राप्त है। यह अनुच्छेद जीवन जीने का अधिकार देता है। यह इसके तहत जो आप लोगों का उच्चतम न्यायालय है या आप लोग इसकी विस्तार पूर्वक इसने व्याख्या की है। इसमें जो आप लोग का बताया गया है वह पहला यह अनुच्छेद जीवन जीने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद आप लोगों को जीवन जीने का अधिकार देता है। इसके तहत जो आप लोग का उच्चतम न्यायालय ने है उसने अनुच्छेद 21 की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। इसमें आप लोग का जो पहला आ जाता है वह है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। आप लोगों का जो अनुच्छेद 21 है इसके अंतर्गत आप लोग का मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं किया गया था, मृत्यु के अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। किंतु कामन काज बनाम आप लोग का भारत संघ मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गरिमा में मृत्यु का अधिकार है, गरिमा में मृत्यु का अधिकार। इसमें यह बताया गया कि व्यक्ति को गरिमा में मृत्यु अर्थात यदि वह चाहे तो पैसिव आपका पैसिव इथनेसिया इसमें आ जाता है, जिसके तहत आप लोग को डायरेक्ट मृत्यु की सजा न देते हुए पैसिव तौर पे मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप में मृत्यु की सजा दी जा सकती है। इसको रिमूव करो पूरा 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 पूरा। यह अनुच्छेद जीवन जीने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की विस्तार से व्याख्या की है। आप लोग का जो अनुच्छेद 21 में ए आ जाता है वह ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 21 के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार को शामिल नहीं किया गया था, मृत्यु के अधिकार को इसमें शामिल नहीं किया गया था। आप लोग का ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ज्ञान कौर का एक केस था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया था कि आप लोगों का जो मृत्यु का अधिकार है वो आप लोगों का मौलिक अधिकार या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आएगा। किंतु कामन काज बनाम भारत संघ दूसरा जो इसके विरोध में जो वाद दायर किया गया उसमें कामन काज आप लोग का कामन काज बनाम भारत संघ के मामले में आ जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि गरिमा में मृत्यु का अधिकार शामिल है, अर्थात व्यक्ति को गरिमा में मृत्यु का अधिकार है। इसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता दे दी गई है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से तात्पर्य यहाँ पर पैसिव इथनेसिया से होता है, जिसके तहत व्यक्ति को सीधे तौर पे मृत्यु प्रदान न करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मृत्यु दी जा सकती है। इसमें जैसे आप लोग का पेशेंट, बहुत सारे कोमा पेशेंट जो होते हैं या कोई ऐसी बीमारी से जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है जो कभी लाइलाज हो या कभी ठीक नहीं की जा सकती, उसके लिए आप लोगों का पैसिव इथनेसिया या निष्क्रिय आप लोग का निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, इसको दिया जाता है। इसमें होता यह है कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे होता है उसको डायरेक्ट पॉइजन या जहर न देते हुए उसकी जो सपोर्ट सिस्टम है यानी कि जो उसके ऑक्सीजन सप्लाई है और बाकी की मशीनें लगी हुई हैं उनको निकाल दिया जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आप लोगों का बी में दिया गया है। शीघ्र चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा का अधिकार है। भोजन का अधिकार है। ये सारे अधिकार आप लोगों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए हैं। आश्रय पाने का अधिकार है। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार हैं जो आप लोगों के अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। इसमें आप लोग का विवाह का अधिकार भी, अपनी मर्जी के व्यक्ति के साथ विवाह का अधिकार भी दिया गया है।
अनुच्छेद 22 आप लोग को गिरफ्तारी एवं निरुद्ध से संरक्षण देता है। कानून दो प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो कानून है वो मुख्यतः दो प्रकार के बताए, मतलब दो प्रकार के हैं, जिसमें पहला आप लोग का दंडिक कानून है और दूसरा निवारक निरोध कानून है। दंडिक कानून का मतलब होता है अपराध के लिए दंड देना, अर्थात जब व्यक्ति कोई दंड का मतलब कोई अपराध कर देता है तो उसको जो दंड दिया जाता है वो दंडिक कानून के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आप लोग का है निवारक निरोध कानून, अर्थात अपराध करने से रोकना। इसमें आप लोगों का है कि कोई किसी भी व्यक्ति जो संदिग्ध हो या कोई व्यक्ति जिसको लगता हो कि ये कोई अपराध कर सकता है तो उसे निवारक निरोध कानून के अंतर्गत 3 महीने तक का लेकर के कैद किया जा सकता है या नजरबंद किया जा सकता है। दंडिक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संरक्षण का अधिकार। इसके अंतर्गत आप लोग के 4 प्रकार का संरक्षण दिया गया है, जिसमें पहला आप लोग कहा जाता है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, जो अनुच्छेद 22(1) में उल्लिखित है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसको यह अधिकार होता है कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जाने कि उसको किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए या किस अपराध के लिए कैद किया जा रहा है या गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा आ जाता है आप लोगों का अपने रुचि के विधि व्यवसायी, अपने रुचि के मतलब उसे अपने पसंदीदा वकील को चुनने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किए जाने का अधिकार। इसके तहत आने जाने के समय को छोड़कर, यात्रा का समय छोड़कर, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना पड़ता है। जो इसमें इसके लिए जो आने जाने का समय है उसको छोड़ करके आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है। चौथा आप लोग का जो आ जाता है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार कर न रखना, अर्थात बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति को, बिना मजिस्ट्रेट या बोलना भाई कहीं रुक जाता है। चौथा आप लोग का आ जाता है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार कर ना रखने का अधिकार, अर्थात जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है उसको बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद अगला आ जाता है आप लोगों का शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आप लोगों के अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 23 में आप लोग का है मानव दुर्व्यवहार, बेगार या बालाश्रम पर प्रतिबंध, और अनुच्छेद 24 आप लोग का बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 जिसमें आप लोगों का 3 प्रकार का क्या प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें पहला है मानव दुर्व्यवहार, दूसरा बेगार और तीसरा बालाश्रम है। मानव दुर्व्यवहार से यहाँ आशय है आप लोगों का मानव तस्करी से। जिस प्रकार हमारी यूरोपीय कंपनियां आप लोग देख सकते हैं कि जगह जगह से लोगों को उठाकर पहले जो हुआ करता था कि गुलाम बनाने की प्रथा थी या बंधुआ मजदूरी की प्रथा थी, लोगों को उठा करके यहाँ से उठाकर दूसरे जगह काम के लिए लगा दिया जाता था, वो मानव तस्करी के अंतर्गत आते थे। दूसरा आप लोग का बेगार है, इसके अंतर्गत बिना भुगतान के कार्य करवाना, लोगों से काम करवाया जाता था किंतु उन्हें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता था। तीसरा आप लोग का आ जाता है बलाश्रम, अर्थात बिना इच्छा के कार्य करवाना, यदि किसी व्यक्ति का मन नहीं है फिर भी उससे काम करवाना या जबरदस्ती काम करवाना आप लोगों का बलाश्रम के अंतर्गत आ जाता है, बिना इच्छा के कार्य करवाना। ये जो आप लोग के व्यवहार आ जाते हैं, उपरोक्त व्यवहार अपराध होंगे और इनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि इस प्रकार का व्यवहार किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा की जाती है तो इसको अपराध माना जाएगा और इसके लिए दंड भी दिया जाएगा। अपवाद के रूप में आप लोग देख सकते हैं, इसका एक अपवाद भी है कि लोकहित के लिए, इसमें यह बताया गया है कि लोकहित के लिए राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा ली जा सकती है। यदि आपकी मर्जी ना हो फिर भी राज्य द्वारा हमारे जो है वो अनिवार्य सेवा ली जा सकती है। ऐसी सेवा में धर्म, मूल, वंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी यही बात की गई है कि जो सेवाएं ली जाती हैं वह सभी से एक समान ली जाएगी, इसके लिए किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 आप लोगों का बाल श्रम पर प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खतरनाक उद्योग में नियोजन पर प्रतिबंध है, अर्थात जो बच्चे हम लोगों के 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको कारखाने या ऐसी जगह जो खतरनाक उद्योग में आते हैं, जिनमें जहरीली गैस
या और किसी चीज़ का स्राव होता है वहाँ पर काम करने से प्रतिबंधित होते हैं। यह 1986 का बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लाया गया है, जिसके तहत यह कानून बनाया गया था, जिसके माध्यम से बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया था। और 2016 में आप लोगों का जो संशोधन हुआ, इसके तहत यह बताएं इसकी उम्र सीमा जो है आप लोगों की 14 से बढ़ाकर 18 निर्धारित कर दी गई थी। आ जाता है आप लोगों का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, जिसमें पहला अनुच्छेद आप लोगों का आ जाता है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध तरीके से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। किंतु यह स्वतंत्रता आप लोगों की जो है वो आत्यांतिक नहीं है, अर्थात इसका अति नहीं किया जा सकता। इस पर भी निर्बंधन लगाए गए हैं, इस पर निर्बंधन लगाया गया है। यह उस सीमा तक ही आप लोगों के मान्य है जहाँ तक किसी अन्य को नुकसान ना हो। निर्बंधन के आधार आप लोग के चार प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें पहला है आप लोगों का लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक स्वास्थ्य के आधार पर, अर्थात किसी भी प्रकार की लोक व्यवस्था में अगर बाधा पहुंच रही है तो आप लोगों के धर्म को वहीं पर प्रतिबंधित किया जाएगा। सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। फिर समाज कल्याण एवं समाज सुधार के आधार पर, समाज के कल्याण और समाज के सुधार के लिए भी इसको निबंधित किया जा सकता है। धर्म से संबंधित किसी गैर धार्मिक कार्य या गतिविधि पर नियंत्रण करने के आधार पर, यदि आप कोई गैर धार्मिक कार्य करते हैं या ऐसी कोई गतिविधि करते हैं तो उसको नियंत्रण करने के लिए भी आपके धर्म पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म की सार्वजनिक प्रकृति की संस्था को हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप लोग का स्पष्टीकरण में देख सकते हैं कि सिख धर्म जो है वो कृपाल धारण करते हैं। कृपाल धारण या लेकर चलना धार्मिक आचरण माना जाएगा। हथियार लेकर चलना हमारे जो संविधान में है वो निर्बंधित किया गया है कि आप हथियार धारण नहीं कर सकते हैं, किंतु जो हमारा सिख धर्म है इनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो हथियार लेकर के या अपना कृपाल धारण करके चल सकते हैं। हिंदू धर्म के प्रति निर्देश का अर्थ है सिख, जैन, बौद्ध के लिए भी निर्देश। इसका आशय यह है कि यदि हिंदू धर्म के लिए निर्देश है तो वह जो हिंदू धर्म में शामिल आपका सिख, जैन और बौद्ध धर्म है इनके लिए भी निर्देश ही माना जाएगा। अनुच्छेद 26 आप लोग का धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। इसके तहत धर्म या संप्रदाय के आधार पर लोगों को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे, जिसमें आप लोग का पहला आ जाता है धर्म या पूर्त या चैरिटी उद्देश्य के लिए संस्था की स्थापना की जा सकती है। चैरिटी के उद्देश्य से संस्था की स्थापना। दूसरा है आप लोगों का ऐसी संस्था का धर्म के आधार पर प्रबंधन किया जाएगा, अर्थात धार्मिक आधार पर प्रबंधन किया जा सकता है। तीसरा आप लोग का है ऐसी संस्था के पक्ष में चल या अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार उपयोग करना, ऐसी संपत्ति का जो उन्हें अधिकार प्राप्त है, अर्थात आप लोगों का जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ऐसी संपत्ति का उपयोग वो कर सकते हैं। ऐसी संपत्ति का वो विधि के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। विधि वही है जो आप लोग के अनुच्छेद 26 में उल्लिखित है। उपर्युक्त अधिकारों को लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक स्वास्थ्य के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। ये जो आप लोगों को व्यवस्थाएं बताई गई हैं ये धर्म के निर्बंधन जिसमें आप लोग का लोक व्यवस्था, सदाचार और लोक स्वास्थ्य आ जाता है, इनके आधार पर समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 27 आप लोगों का धार्मिक मामलों में कर देने के विषय में स्वतंत्रता है। धार्मिक मामलों में कर देने के विषय में स्वतंत्रता। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की आय का कोई एक भाग किसी धर्म के उत्थान पर व्यय होता है तो उस भाग पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने पैसे या अपने धन का उपयोग किसी धर्म के उत्थान के लिए या धर्म के लिए देता है तो उस भाग पर उसका कोई भी टैक्स या किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता देता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों को 3 भागों में आप लोगों को बांट कर देखा जा सकता है, जिसमें पहला आप लोगों का आ जाता है राज्य द्वारा संचालित, जो हमारी राज्य सरकारों द्वारा संचालित या केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल या संस्थाएं होती हैं।
शिक्षण संस्थान, ऐसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अर्थात सार्वजनिक महत्व के होते हैं कि ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं, अतः इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक व्यवस्था या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा आप लोगों का आ जाता है निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, अर्थात इसमें निजी और राज्य दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसके तहत यदि इस शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि लोगों की सहमति हो तो इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और तीसरा आप लोगों का आ जाता है ट्रस्ट के अधीन गठित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त। इसमें जो आप लोगों का ट्रस्ट होता है, जो विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं या संप्रदाय के लोग होते हैं, उनका अपना ट्रस्ट होता है और उसमें भी राज्य द्वारा सहायता प्राप्त होती है, तो उनके द्वारा जो शिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं, इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों का गठन धार्मिक उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अतः इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इन संस्थानों का उद्देश्य ही धार्मिक होता है, अतः इस प्रकार के संस्थानों में आप लोगों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अगला आ जाता है आप लोगों का संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आप लोग का अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है, जिसमें आप लोगों का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का अधिकार है। इसके तहत जो आप लोगों का 29(1) है, प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है हमारा, उसको मूल धारा में बनाए रखने के लिए या मनोचित गरिमा देने के लिए उसको उसकी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29(2) जो है आप लोगों का राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान आ जाते हैं इसमें, जिसमें किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। इसके तहत जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन व प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 30(1) धर्म और भाषा के आधार पर आप लोगों को प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि, अपने पसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30(2) आप लोगों का ऐसे शिक्षण संस्थानों को राज्य सहायता और अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात इस प्रकार के जो आप लोगों के शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे उनकी सहायता आपकी राज्य सरकार या केंद्र सरकारें उसी प्रकार करेंगी जिस प्रकार वो अन्य ट्रस्टों की कर रही हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आप लोगों को अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। हमारी जो संविधान सभा थी उसने उद्देशिका को हमारी संविधान की आत्मा माना था, किंतु जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, इन्होंने अनुच्छेद 32 को हमारे संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसके अभाव में समस्त मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। उन्होंने इसको संविधान की आत्मा इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप लोगों को अनुच्छेद 32 के तहत क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त होंगे तो आपके जो समस्त मूल अधिकार हैं वो लगभग नगण्य या अर्थहीन ही हो जाएंगे। इसी अधिकार के कारण मूल अधिकारों का पालन सुनिश्चित हो पाता है। आप लोग का जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उन्हीं अधिकारों के कारण ही आप लोगों का मूल अधिकार सुनिश्चित हो पाता है। अनुच्छेद 32(1) उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। अनुच्छेद 32(1) के तहत आप लोग का जो उच्चतम न्यायालय है वो मूल अधिकारों का संरक्षक है, अर्थात मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर उच्चतम न्यायालय में सीधे कोई मुकदमा दायर किया जा सकता है। यदि आप लोगों के मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे तौर पे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पे आप डायरेक्टली बिना किसी सपोर्ट के सीधा उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई करवा सकते हैं। अनुच्छेद 32(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए कोई आदेश, निर्देश या रिटे जारी कर सकता है। आप लोग का अनुच्छेद 32(2) है वो आप लोग के उच्चतम न्यायालय को आदेश, निर्देश और रिटे जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें आप लोग की 5 प्रकार की रिटे हैं। जिसमें पहला रिट आप लोग का आ जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण कर सकती है, अर्थात वह व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण जान सकती है और बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दे सकती है।
व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का, सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश जारी करती है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय से अधिकार पूर्वक इस रिट की मांग कर सकता है। यह रिट राज्य के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध भी जारी किए जा सकते हैं। ये रिट जो है आप लोगों की, वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, या निजी संस्था और राज्य के विरुद्ध तो जारी किया ही जा सकता है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति गायब होता है या उसका पता नहीं चलता है तो कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य उसको उपस्थित करने के लिए रिट जारी करवा सकता है। दूसरा आ जाता है आप लोग का परमादेश। इसके तहत हम आदेश देते हैं, कोई भी न्यायालय आदेश देता है जिसमें जब कोई लोक पदाधिकारी अपने दायित्वों की अवहेलना करता है तब न्यायालय इस रिट के माध्यम से अपना दायित्व पालन करने के लिए बाध्य करता है। यदि कोई लोक पदाधिकारी है या कोई भी अधिकारी जो है आप लोगों का अपने आदेश की अवहेलना करता है या अपने आदेश का पालन नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय परमादेश के माध्यम से उसको अपने आदेश का पालन करने के लिए कहता है। फिर आ जाता है तीसरा रिट आप लोगों का जो है वो है अधिकार परीक्षा। आपका अधिकार क्या है, न्यायालय ये पूछता है कि आपका अधिकार क्षेत्र क्या है। जब कोई लोक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय उसे अधिकार क्षेत्र का स्पष्टीकरण मांगता है कि आपका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है या आप किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कार्य करने के लिए बाध्य करता है। यदि उसे न्यायालय को लगता है कि ये ज़्यादा कर रहे हैं या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं तो उसको आदेश जारी करता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहकर ही कार्य कीजिए। अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर रहते हुए कार्य करने के लिए बाध्य करता है। चौथा आप लोग का आ जाता है प्रतिषेध रिट। यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक इकाइयों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। यह रिट जो है केवल न्यायालय के विरुद्ध या न्यायिक इकाइयों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय में की जाने वाली कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है। यदि न्यायालय में कोई कार्यवाही की जा रही है और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को वह उचित नहीं लगता है या उसके खिलाफ कोई वाद दायर किया गया है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। इसकी प्रकृति नकारात्मक प्रकृति की है, यह नकारात्मक प्रकृति का होता है। पांचवा आप लोग का आ जाता है उत्प्रेषण रिट। यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक इकाइयों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यह रिट भी जो है आप लोगों की केवल न्यायिक इकाइयों के विरुद्ध ही जारी की जाती है आती है। यह रिट तब जारी होती है जब निर्णय सुनाया जा चुका है। यदि कोई निर्णय सुनाया जा चुका है उसके बाद इस रिट को जारी किया जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय निर्णय को लागू होने से रोक देता है और कार्यवाही का प्रमाण मांगता है। इसके माध्यम से यदि कोई निर्णय सुनाया जा चुका है तो उसकी कार्यवाही को रोक देता है और वो निर्णय किस आधार पर सुनाया गया उसका प्रमाण उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय मांग सकता है। इसकी प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना। तो आइए तुलना के माध्यम से देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार आपका पूरे भारत में है। उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत है, जबकि आपका उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार जो है वो संबंधित राज्य तक ही सीमित होता है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों की हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, किंतु उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है। यह लीगल राइट्स के मामलों में भी रिट को जारी करने का अधिकार रखता है। इस मामले में आप लोगों को जो उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्राधिकार है वह उच्चतम न्यायालय से अधिक है। रिट जारी करने के मामले में जो होता है आप लोगों का, वो जो उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से अधिक होता है। ये क्वेश्चन बार बार आप लोग के एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।